दोस्तों तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आपने पिछली वीडियो में पार्ट 15 जो कि आपने देखा था, आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। पार्ट 15 आप लोगों ने ऐसे देख लिया था वीडियो का, जिसमें कि हमने टोटल 20+ क्वेश्चन को ऐसे कवर अप किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में प्यारे दोस्त हम लोग पार्ट 16 देखने वाले हैं। कौन सा? तो ये जो बायोलॉजी का आपका जो वीडियो पे आने वाला है वो पार्ट नंबर 16 होगा। ये पार्ट 16 होगा जो कि सेंटअप एग्ज़ाम जो महज आपका 4 दिन बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और रामबाण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। सेंटअप के साथ साथ आपका जो 2023 एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी आपको ऐसा रामबाण साबित होगा। कोई भी इसमें क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता दूं आपको। अगर आप सोचोगे कि इसमें कुछ भी आपको डाउट रह जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका सेंटअप एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग 22 क्वेश्चन नंबर पार्ट 15 का पार्ट 1 to 10 पहले से अपलोडेड है। आज पार्ट 15 के 21 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को ऐसे कवर अप करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसका PDF टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ध्यान से, जो कि आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पूरा देखिएगा वीडियो को। कहता है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पेडिग्री डॉग का फूड भी आता है, ठीक है, लेकिन वो मत समझिएगा। कह रहा व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस एंड व्हाट आर सिंबल्स यूज इन सच एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है और इसमें कौन कौन से चिन्ह यानी कि सिंबल वगैरह को यूज किया जाता है। देखिए पेडिग्री एनालिसिस आपका एक सिस्टम है, एनालाइज करता है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ द ट्रेड्स इन द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में ये डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट का ट्रेड्स को ऐसे क्या करता है, ये सिस्टम को ऐसे बताता है। ठीक है, अब क्या पूछा है इसका, सिंबल्स। तो चलिए सिंबल्स आपको इसको दिखाते हैं। पहला सिंबल जो है ना सर्कल ओ, आपका पहला सिंबल जो होता है सर्कल ओ से डिनोट होता है, ठीक है, जो कि फीमेल्स। और जो स्क्वायर जो आपका होता है ना, ये इसको आपको डिनोट करता है मेल्स को। कोई दिक्कत, ये सिंबल है। दूसरा आपका जो सिंबल है सॉलिड शेप का रेक्टेंगल का, देख सकते हो ना, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेड बीइंग स्टडीड एंड ओपन सिंबल्स। ठीक है, ये बताता है कि इसका स्टडी चल रहा है, स्टडी हो चुका है। तीसरा जो सिंबल है आपका अभी तक क्रॉस लाइन, ये आपका इंडिकेट करता है कैरियर ऑफ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेरेंट्स आर ज्वाइंड बाय हॉरिजेंटल लाइंस। पेरेंट्स किससे ज्वाइन होता है, तो हॉरिजेंटल लाइन से। देयर ऑफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू हॉरिजेंटल लाइन बिलो द पेरेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ। तो ये थे हमारे क्या, तो हमारा पेडिग्री एनालिसिस, और उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस का सारे का सारे सिंबल। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पहला क्वेश्चन आप इसको जरूर याद करेंगे। चलिए हमारे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसको VVI टिक कर लीजिएगा, इसको टिक कर लीजिएगा VVI के तौर पर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है हमारे प्यारे दोस्त, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपका डिटरमाइन किया जाता है किससे, पहले तो जान लो। मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको खोजा जाता है किसके द्वारा, तो अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अल्टरनेशन यानी कि आपका अल्टरनेट हो सकता है सिंगल जीन में, ठीक है। दीज डिसऑर्डर्स वन ट्रांसमिटेड टू ऑफ स्प्रिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो डिसऑर्डर होता है इनहेरिटेंस मतलब कि पूर्वज से है, जो होता है ना कि पूर्वज से ही मिला हुआ है। ये जो पुरखानी जिसको बोलते हैं ना, पुश्तैनी मिला हुआ है, तो वही चीज़ इसको कहते हैं कि पूर्वज से हमको मिला हुआ है। तो ऑफ स्प्रिंग को पूर्वज से मिलता है छोटे बाल बच्चा को। आगे कहता है द फॉल्टर of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in family by the pedigree analysis। और किसी भी ट्री फैमिली में ये किसके द्वारा देखा जाता है, खोजा जाता है, तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। और मैंने अभी पेडिग्री एनालिसिस बता दिया। सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हेमोफीलिया। कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का कुछ नाम है, तो हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे को याद रखेंगे। आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर का सिर्फ एग्जांपल भी पूछ सकता है, तो आप ये भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे प्यारे दोस्त, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडिंग स्ट्रैंड एंड अ लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैंने तो 50 बार से ज़्यादा बोल रखा है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन जितना भी हो ना हमारे प्यारे दोस्त,
वो इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। तो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस क्या है? तो देखिए लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? अ लीडिंग स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच इन द 5:3:1 डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमर्स ऑन वन ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखिए जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कैसे बनता है? तो कंटिन्यूअस स्ट्रेच से 5 इंचेस टू लेकर 3 इंचेस के हिसाब से, और वो डायरेक्शन के साथ चलता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमर, जो कि आपका पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स का जो डीएनए उससे मिलता है। इसका क्या होता है? इसमें देखिएगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म होता है स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी, ठीक है, ओकाजाकी आपका एनिमे वगैरह भी आता है, फ्रेगमेंट्स एंड देन ज्वाइन टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है। इसी का फिर दूसरा देखना, द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रैंड 5 इंचेस टू 3 इंचेस इज 5:1 to 3:1 इज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम द जाइगोट इज प्रोड्यूस। इसमें जितना भी डायरेक्शन है ना, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है उसी समय सब कुछ आ जाता है। इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, दाऊ द स्मॉल पीसेस ग्रो इन, स्मॉल पीसेस ग्रो होता रहता है, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट 24 की तरफ। व्हाट इज जेनेटिक कोड? गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज जेनेटिक कोड? गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है हमारे प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है तो जेनेटिक कोड्स क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स कोड हमारा प्यारे दोस्तों वो होता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। जेनेटिक कोड्स रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द 4 बेसेस। जेनेटिक कोड्स आपको रेफर करता है सीक्वेंस का, 4 जो बेस होता है सीक्वेंस को, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, जो कि डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है। कोई दिक्कत? रिप्रेजेंट करता है कोड दैट कंट्रोल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स टू मेक अप साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डायरेक्ट्स इट्स फंक्शनिंग। और ये क्या काम करता है? कंट्रोल करता है और कंस्ट्रक्शन करता है प्रोटीन और एंजाइम्स को, जो कि आपको साइटोप्लाज्म को और किसी भी ऑर्गेनिज्म में बनाने में मदद करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हमारे प्यारे दोस्त, यानी कि 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी मैं भूल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए ध्यान से। ट्रिपलेट कोड आपका क्या होता है? पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रिपलेट कोड, ठीक है, दूसरा आपका नॉन ओवरलैपिंग, तीसरा आपका जो हो जाएगा डीजेनरेट, ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए चौथा आपका यूनिवर्सल। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। उसके बाद 25। तो ये सारे के सारे आप बस 1 मिनट देखो, वो मेरा जो रूम का जो गेट है वो ऐसे मम्मी खोल दी है, तो उसको लॉक कर देता हूँ, बाहर का आवाज़ वगैरह ऐसे गूंज रहा होगा, तो उसको लॉक करके आते हैं। तो आप तब तक ऐसे इसको देख लीजिए, ठीक है, 1 मिनट का तो समय लगेगा आपको। तो दोस्तों आ गया वापस, चलिए। तो कहता क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में? पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रिपलेट कोड में होता है। क्या होता है वो? ट्रिपलेट कोड में अ पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस, पार्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए 3 बेसेस का, वुड कोड फॉर पार्टिकुलर अमीनो एसिड्स एंड दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज कोडोन। इसको कॉन्डम मत समझ लीजिए, कोडोन है, ठीक है। 3 codon that is UAA, UAG and UGA serves as stops codons and 1 codon AUG serves as initiating codon, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसी का फिर नॉन ओवरलैपिंग में आपका क्या होता है? इन mRNA में आपका जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो सीक्वेंस होता है 3 एट अ टाइम शॉर्टिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजिशन इन नॉन ओवरलैपिंग फैशन, ठीक है। चलिए इसी की तरह से तीसरा जो है डीजेनरेट में आपका many amino acids may have more than 1 codon and codons specifying the some amino acids are called degenerate। तो degenerate समझ गया। इसी की तरह से they differ in only in third base। लास्ट आपका यूनिवर्सल में the same code dictionary is used by all organisms irrespective of their साइलोजेनिस एंड सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। एक्सेप्शन टू दिस फाउंड इन डीएनए, एमडीएनए। तो ये था हमारे प्यारे दोस्त क्वेश्चन 24 का कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देख लिया। लास्ट क्वेश्चन है हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे दोस्त, इसको वीवीआई टिक कर लीजिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होता है वीवीआई टिक कर लीजिएगा। 25 नंबर आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड, एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। चलिए
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होता है? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है ना आपका, वो होता है एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। कैसे होता है? तो या तो एब्सेंस हो जाए क्रोमोसोम का, या तो एक्सेस हो जाए, यानी कि एब्सेंट हो जाए, या तो बहुत ज़्यादा हो जाए क्रोमोसोम का, ठीक है, अरेंजमेंट में, तो वो इसका आपको ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 46, यानी कि 23 पेयर्स, यानी कि 23 का 2 पेयर्स होता है। लेकिन आउट ऑफ 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन उसमें से 22 का जो पेयर होता है वो आपका होता है क्या, आपका क्रोमोसोम्स नॉर्मल, लेकिन एक जो होता है 1 पेयर आपका उसमें से वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। समटाइम्स अदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम है ना, एडिशनल कॉपी हो जाता है, बन जाता है, फिर घट जाता है, तो इसमें लैक होगा या तो फिर बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से या तो घट जाए या तो एक्सेस हो जाए क्रोमोसोम आपका, तो ये आपका क्रोमोसोमल आपका डिसऑर्डर को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो हमारे प्यारे दोस्त यही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, टिक कर लीजिएगा इसको वीवीआई में, वीवीआई टिक कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए और डीएनए का कोई भी क्वेश्चन हो उसको मिस मत कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, हाउ इज इच रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। और ये दोनों का दोनों कैसे रिलेटेड होता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। तो देखिए मेरे भाई, कितना आपका टाइप्स होता है, तो देखिए आरएनए का आपका 3 टाइप्स, मेजर देखा जाए तो 3 टाइप्स होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो कौन कौन सा, तो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। ये 3 टाइप्स आपका मेजर होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको लिख सकते हो। अब ये तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होते हैं किस प्रोसेस के लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये, इसके लिए तीनों जरूरी होता है। जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है ना, वो आपका टेम्पलेट प्रोटीन सिंथेसिस आपको प्रोवाइड करता है, और उसके बाद आपका जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये अमीनो एसिड को ऐसे प्रोवाइड करता है, जेनेटिक कोड, और फिर आरएनए, ठीक है, मतलब कि जो लास्ट आपका बचा राइबोसोमल आरएनए, वो आपका स्ट्रक्चर एंड कैटलिक रोल को ऐसे प्रेफर करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो यही था हमारे आरएनए का मेजर टाइप्स और उसका फ्लो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड। आपको इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स लिखना है जेनेटिक मटेरियल का, इसेंशियल रिक्वायरमेंट जेनेटिक मटेरियल का। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है जेनेटिक मटेरियल का कौन कौन, तो देखिए कहता है जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या, तो पहला जो आपका पॉइंट है देखिएगा, जेनेटिक मटेरियल है तो वो भाई रेप्लिका जरूर बनाएगा, डुप्लीकेट जरूर करेगा, तो इसलिए वो आपको एबल होना चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है। तीसरा, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो तीनों हो गया। 28 क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। भाई अंडरलाइन कर लो भाई बहन जो भी हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और ये कैसे बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें, जो एडजस्ट अमीनो एसिड होता है वो लिंक होता है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से। यहाँ पर आप उसका चेन देख सकते हैं, ये आपका चेन देख सकते हैं, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, आप ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेस एंजाइम से कनेक्टेड है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, बना लेता है। ये आप इसको जरूर लिखेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉनसेंस कोडोन इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक और इंपॉर्टेंट, नॉनसेंस कोडोन का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या, ये कोडोन लिखा हुआ है, कोई इसको तेजी में कॉन्डो मत पढ़ देना भाई लोग। कहता क्या है, नॉनसेंस कोडोन एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि आपका नाम से है वो नाम ही बताता है, कोड फॉर नथिंग इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। कोड है ये, ऐसा कोड है जो कुछ भी नहीं करता है, आपको पॉलीपेप्टाइड को ग्रोथ करने में कुछ भी नहीं करता है। चेन, दस द एडिशन ऑफ न्यू अमीनो एसिड स्टॉप्स एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप्स। इसीलिए जो आपका प्रोसेस है अमीनो एसिड का रुक जाता है। तो ऊपर आपने देखा था क्वेश्चन 28 में, ठीक है। आगे कहता है दस नॉनसेंस कोडॉन्स एक्ट एज स्टॉप सिग्नल्स एंड टर्मिनेट द
ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। देर आर 3 नॉनसेंस कोडोन्स विच UAG, UAA एंड UGA, ठीक है। आप इसको ये सब जरूर देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 30 की तरफ। जो हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, मैंने केमिस्ट्री में चीख चीख कर कहा है कि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हर साल आपको RNA और DNA से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, नोटिस दे देता हूं आपको पहले ही, जो आपका सब्जेक्टिव चल रहा है ना, सब्जेक्टिव का जो वीडियो चल रहा है, यकीन कर मेरे भाई, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। जो 900 क्वेश्चंस का मैंने बात किया वो तो चलेगा। अब सुनो, एक आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, 1000 प्लस हर एक सब्जेक्ट से, PCM के हर एक सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, उसके 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऐसे सेशन आने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। और उस 1000 ऑब्जेक्टिव में से आपका हर एक टॉपिक कवर अप होगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर अप होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के मंथ के बाद या सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव का सेशन, ठीक है। बहुत ही मेहनत से तैयार किया जा रहा है, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स उसमें होने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेगा। चलिए, तो अभी क्वेश्चन 30 देख लीजिए। 30 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA। रट्टा मार लेना भाई, इसको बता रहा हूँ, दोनों ही में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RNA DNA में डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो, और आपकी मर्जी, आपको जो लिखना हो। DNA और RNA का डिफरेंस, पहला, इट यूजुअली ऑकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनल्स, सम सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। दूसरा, वेरी लिटिल RNA ऑकर्स इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। फर्क यही है, DNA आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट आपका वायरस जो कि रियो वायरस होता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट आपका होता है, ये आपका डबल स्ट्रैंड का होता है, एक्सेप्शन के तौर पर आपका वायरस खाली छोड़ दो तो ये 174, ठीक है। बाकी RNA आपका सब कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक्सेप्शन आपका डबल स्ट्रैंड का रियो वायरस। चलिए नेक्स्ट, इसी में फिर आपका DNA आपका कंटेन्स करता है मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वहीं आपका जो ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है RNA का टाइप पे, तो ये आपको करीब करीब 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंस 5th नंबर, मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 मिलियन इन इक्वेरियन कोली टू 363 मिलियन इन क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 25,000 to 2 लाख। इसी तरीके से आपका इट इज फोलोगेन पॉजिटिव, RNA इज फोलोगेन नेगेटिव। DNA इज ओनली ऑफ 2 टाइप्स, DNA का सिर्फ 2 टाइप्स, इंट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। RNA का आपको पता है कि अभी 3 टाइप्स मैंने बताया, RNA, mRNA, RNA, tRNA का 3 टाइप्स मैंने बताया। उसके बाद ये आपका कंटेन करता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये आपका कंटेन करता है राइबोज शुगर। उसके बाद 10 नंबर, नाइट्रोजन बेस्ड थाइम ऑकर्स इन DNA अलॉन्ग विथ 3 अदर्स, एडनिन, साइटोसिनिन एंड गाउनिन, ये तीनों चीज को कंटेन करता है। लेकिन आपका वहीं पर RNA आपको सिर्फ और सिर्फ थाइमेनीज को ऐसे रिप्लेस कर देता है, किससे, यूरासिल से RNA में। बाकी का अदर जो है वो सिमिलर होता है, कोई दिक्कत। तो ये बाकी का जितना डिफरेंसेस है आप कोई भी इतना पढ़ सकते हो, ये सारा का डिफरेंस 20-22 डिफरेंस लिखा हुआ है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। मैंने आपको ये बता रखा है, जो भी RNA या DNA से कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको स्किप मत कीजिएगा, स्किप केवल वो नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA, डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA को आपको लिखना है। तो देखिए, पहला ADNA, ठीक है, पहला जो DNA का टाइप होता है ADNA, दूसरा BDNA, तीसरा जो DNA का टाइप होता है वो हमारा cDNA, चौथा जो DNA का टाइप होता है वो हमारा ddNA, ठीक है। तो ये सारा का सारा DNA है, याद रखेंगे। 5वां DNA का टाइप है ZDNA। तो ये जो है ना हमारे टाइप्स है, तो इसको 5 तरह का हमारे जो DNA के टाइप्स है उसको ही लिखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे कि ADNA क्या होता है, तो ADNA के पास 11 बेस पेयर होता है, ठीक है, जो कि ऐसे टाइटल्ड होता है एक्सेस ऑफ द हेलिक्स Y20.2 डिग्री से लेकर के 75% ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें प्रेजेंस होता है Na+, K+ और CS+ आयंस का। तो ये इसका फीचर्स हो गया ADNA का, आप लिख देना। BDNA में क्या होता है, तो इसमें 10 पेयर्स होता है, जो कि टाइटल्ड होता है, हेलिक्स एक्सिस Y पे कितना 6.3 डिग्री, ठीक है, और ये 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें पाया जाता है और लो आइकोनिक स्ट्रेंथ होता है। इसी तरीके से फिर आपका cDNA में क्या होता है, तो इसका ऐसे 9.33 बेस पेयर्स होता है, ये निगेटिवली टाइटल्ड होता है हेलिक्स एक्सिस से, वो जिसका कि आपका वैल्यू होता है Y 7.8 डिग्री।
ये आपका 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पाया जाता है, लिथियम वगैरह भी, ठीक है। डी डीएनए में आपका 8 बेस पेयर्स होता है जो कि निगेटिवली टाइटल होता है हेलिक्स एक्सिस से, जिसका कि वाई का वैल्यू होता है 16.7 डिग्रीज, ठीक है। और डी डीएनए जो अभी आपने देखा है, जेड डीएनए आपका होता है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स डीएनए होता है जो कि जिगजैग शुगर फोटोस्टेट बैकबोन एंटी पैरेलल मैनर में आपको ये सेटल होता है। इसके पास 12 बेस पेयर्स होता है जो कि आपका टाइटल होता है हेलिक्स वाई से 70 डिग्री का। तो यही थे हमारे टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। आई होप सो कि इसमें कोई डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपेंस इन हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमोफीलिया में क्या होता है। देखिए जब हेमोफीलिया होगा तो हेमोफीलिया का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। क्या, हेमोफीलिया इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। द टाइम टेकन इन ब्लड क्लॉटिंग ऑफ हेमोफिलिक पर्सन इन फ्रॉम 1 to 24 आवर्स। देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग होता है हेमोफीलिया में वो 1 से 24 घंटा का समय लेता है। इसीलिए जो ब्लड है ना वो लॉस टेक्स प्लेस इन सच पर्सन आफ्टर ऑर्डिनरी कट और इंजरी। तो इसीलिए जो भी कट वगैरह लगेगा तो कुछ लॉस होगा तो फिर ऐसे ब्लड आना ही है। आगे क्या कहता है, द डेथ में ऑकर्स ऑफ सच पर्सन ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो हेमोफीलिया में बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा ऐसे क्या होता है, आपका ब्लड क्या होता है, लॉस होता है। और ब्लड क्लॉटिंग जो जमने का स्थिति है वो धीरे होता है। इसीलिए जो अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है जिसको कि हेमोफीलिया का अगर कोई शिकार है तो समझो कि उसका मौत बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि ब्लड अगर उसका एक बार कहीं से कट गया तो रुकने वाला नाम नहीं है, जल्दी नहीं रुकेगा। तो इसलिए हेमोफीलिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये मैंने आपको बहुत पहले भी अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन जो मैंने डील कर रहा था तो उसमें मैंने क्वेश्चन को ऐसे बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स सारा वही सेम है, द कोडोन्स आर ट्रिपलेट, वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, सो जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगियस, ठीक है। दूसरा, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटेड, दैट इज सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ठीक है। एक से ज्यादा कोडोन का भी ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट जो है आपका कोडोन आपका कंटिन्यूअस होता है, रीड इन कंटिन्यूअस मैनर विदाउट एनी पंक्चुएशंस। और इसका एक और लास्ट होता है जो आपको कोडोन वो यूनिवर्सल होगा। तो यही था हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। 34 क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग इन डीएनए सिंथेसिस। VBI क्वेश्चन है, प्रूफ रीडिंग आपका इसका पर्पस क्या होता है डीएनए सिंथेसिस में। तो देख भाई, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से देख लो नीचे से, वो शायद फिर कम पड़ जाए। कहता है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेट करने का, डुप्लीकेट बनाने का, वो एफिशिएंट और एक्यूरेट होता है, ठीक है। स्पेसिसिटी ऑफ बेस पेयरिंग एंश्योर्स एग्जैक्ट रेप्लिकेशन। देखिए अब जो स्पेसिसिटी होता है ना बेस पेयर का, अभी जो देखा था ना आपने डीएनए में 10, 11, 12, 8, ये सारा का जो बेस पेयरिंग है ना, ये जो उसका स्पेसिसिटी होगा ना, ये आपका एग्जैक्ट रेप्लिकेशन बनाने में मदद करता है। समटाइम्स एनी रॉन्ग बेस इज 1 to 10,000। अगर कभी कभी गलत की बात की जाए तो 1 से 10,000 के बीच में हो सकता है। कैन बी रिमूव्ड बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इट इज डन बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसको याद रखेंगे कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के द्वारा, एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में देखिएगा। कहता क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है वो किस चीज से बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। जो बैकबोन है आपका मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट्स इनसाइड। नेक्स्ट इसका है, द 2 strands are anti-parallel, that is one with 5 inches to 3 inches polarity and the other with 3 inches to 5 inches। मतलब कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट आपका है जो बेस पेयर होगा ना वो विथ ईच अदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। एडनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायमाइन एंड द गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिनिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये सबके साथ जो है वो बनाएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जोड़ करके। नेक्स्ट इसका फीचर्स है जो कि लास्ट जो 2 स्ट्रैंड्स है वो कॉइल्ड होगा राइट हैंडेड फैशन में। 1 टर्न करेगा कंटेन्स 10 बेस पेयर को, एक एक कंटेन करेगा 10 10 बेस पेयर्स को। तो यही थे हमारे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पर, व्हाट आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए।
और आरएनए और डीएनए का मैंने पहले आपको बोल रखा है हमारे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरएनए और डीएनए से, तो भूल से भी इसको मिस मत कीजिएगा। आरएनए और डीएनए का कोई भी क्वेश्चन है उसको जरूर से जरूर आप से रट्टा मार लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहा आपके स्क्रीन पर, व्हाट आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना है। और अभी जो हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा देखना, ठीक है। तो लॉन्ग फीचर्स है, चलिए दो तीनों जितना भी फीचर्स है इसको हम लोग ऐसे कवर अप कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और लिखने में, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना। तो जो डीएनए का है ध्यान से देखिएगा, डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। किससे बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से आपका बना होता है डीएनए डबल हेलिक्स, याद रखेंगे। उसके बाद जो बैकबोन है वो आपका शुगर फॉस्फेट, जो दो बैकबोन है वो आपका शुगर फॉस्फेट से बना होता है, और बेस आपका प्रोजेक्ट इनसाइड, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो डबल हेलिक्स आपका किससे बना होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, जो बैकबोन होता है वो शुगर फॉस्फेट, और बेस आपका प्रोजेक्ट इनसाइड। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा देखो ध्यान से, जो 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल आप जानते हो, तो ये पैरेलल लाइंस आप देखते हो, और एंटी पैरेलल जो कि पैरेलल ना हो, ठीक है, एंटी पैरेलल जो कि आपका पैरेलल ना हो, तो हमारा जो 2 स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल होता है। दैट इज 1 with 5 इंचेस to 3 इंचेस पोलैरिटी होता है, और अदर होता है 3 to 5 इंचेस। देख रहे हो ये दोनों के दोनों अलग अलग है। अगर पैरेलल होता है तो 3:5 या 3:5 इंचेस होता है, तो ये हमारा हो जाता है पैरेलल, लेकिन ये तो पैरेलल है नहीं। नेक्स्ट हमारा जो दो बेस पेयर है विथ ईच अदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा, जो बेस पेयर होता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एडनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडनिन आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ और गाइनिन पेयर्स के साथ, विथ साइटोसिनिन बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एडनिन आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, थाइमिन के साथ, और साइटोसिनिन के साथ गाइनिन पेयर बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। तो इसको याद रखेंगे हमारे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपके स्क्रीन पर है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हमारे प्यारे दोस्त, विच मॉलिक्यूल आपका कोडोन्स और एंटी कोडोन्स में है, ठीक है। कौन सा बियर करता है एंटी कोडोन्स और कोडोन्स को, तो एमआरए बियर्स कोडोन्स। एमआरए जो होता है ना, एमआरएनए आपका बता चुका हूँ, तो ये आरएनए का टाइप ही है। तो एमआरएनए आपका कोडोन्स को ऐसे बियर करता है। अब ये कोडोन्स को बियर करता है और क्या करता है, रीडिंग फ्रेम एमआरएनए कोड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। किसका फॉर्म में, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्म में एमआरएनए आपको कोडोन्स को बियर करेगा, ठीक है। और 1 कोडोन आपका जो होता है वो कंजिस्ट करता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स को, जो कि नीचे आप देख सकते होगे ध्यान से। 1 कोडोन कंजिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इसको याद रखेंगे। इट कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये कोड किस चीज़ के लिए होता है, तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए, जो कि ग्रोइंग पेप्टाइड चेन को क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये था हमारा एमआरएनए बियर करता है कोडोन्स को। वहीं पर दूसरा एमआरएनए का ही टाइप होता है टीआरएनए, ठीक है, जो कि एंटी कोडोन्स को क्या करता है, बियर करता है। तो ये पूछा था कौन सा आरएनए आपको कोडोन्स और एंटी कोडोन्स को बियर करता है, तो टीआरएनए बियर्स एंटी कोडोन्स ऑन इट्स एंटी कोडोन लूप विच इज हैविंग कंप्लीमेंट्री बेस टू द कोडोन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, ठीक है। और यही हमारा नीचे में इसका फिगर है। ये फिगर जरूर से जरूर आप बनाएंगे। फिगर बनाओगे तो आपका चांसेस रहेगा कि अगर 5 नंबर का है तो 5 में से 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिगर अगर छूटता है तो हो सकता है कि आपको 1-2 नंबर कट जाए। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 37 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आपको बेनिफिट्स बताना है, अंडरलाइन कर लेना, बीबीआई क्वेश्चन में से एक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आपको बेनिफिट बताना है मेरे प्यारे दोस्त, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तो पहला है एडवांटेज बोलिए, फिर आपको बेनिफिट्स बोलिए, उसका ध्यान से पहला देखिएगा। नॉर्मल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल साइकोलॉजी होगा और डेवलपमेंट भी नॉर्मल होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आपका जो 4th नंबर है इम्यूनाइजेशन सेफ्टी, एंड लास्ट आपका केमिकल सेफ्टी टेस्ट। ये सारे के सारे आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या बेनिफिट्स बोलिए, फिर एडवांटेजेस बोलिए। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से, जो कि आपके स्क्रीन पर है, कहता क्या है, जो भी है इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी आपका बीबीआई क्वेश्चन में से एक है, 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये आ सकता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है क्या मेरे प्यारे दोस्त,
ब्रीफली डिस्क्राइब, फिर से सुन लीजिए, रेप्लिकेशन का प्रोसेस को आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, जो कि देख सकते हो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है विथ डायग्राम, तो डायग्राम भी इसको याद रखेंगे, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है रेप्लिकेशन। आप फोटोकॉपी का नाम सुनो तो यही ये काम करने में मदद करता है रेप्लिकेशन आपका। तो रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड, जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का वो दो स्ट्रैंड को अनवाइंडिंग से स्टार्ट होगा, विच विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को लाने के लिए ये एक्ट और ये काम करेगा। और इसमें जो डीएनए होता है डिपेंड होता है, डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम कैटलाइजेज द, और इसमें से कौन काम करता है, डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम ये कैटलाइज को काम करता है पोलराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, पोलराइजेशन करने में डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को। नेक्स्ट आगे कहता है रेप्लिकेशन ऑकर्स एट, ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे मिस नहीं कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे कहता है क्या, तो जो आपका डीएनए है रेप्लिकेशन ऑकर्स एट स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क, और जो जहाँ पर रेप्लिकेशन होता है डीएनए हेलिक्स स्मॉल आपका ओपनिंग वहाँ पर होता है, उसका नाम एक खास दिया गया रेप्लिकेशन फोर्क, अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमेराज कैन कैटलाइज पोलराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, और डीएनए जो आपका पॉलीमेराज होता है वो एक ही डायरेक्शन में ये काम कर सकता है, किस डायरेक्शन में, तो 5 to 3, ठीक है, जो कि आपका ऊपर मैंने अभी बताया था, और ऐसे डायरेक्शन वाले को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह दूसरा अगर देखा जाए तो एक आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है रेप्लिकेटर, जो कि आपका 3 से 5 की तरफ जाता है, 3:5 के आपका स्ट्रैंड्स की तरफ जाता है। और ये याद रखिएगा जो डिसकंटिन्यूअस होता है स्ट्रैंड, आपका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों में अंतर है, ठीक है, एक 3 से 5 जा रहा है, एक 5 से 3 जा रहा है, याद रखिएगा 3 से 5 और एक 5 से 3 दोनों में अलग अलग होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका कंटिन्यूअस बनेगा, वहीं दूसरा आपका डिसकंटिन्यूअस बनेगा, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको याद रखेंगे। लास्ट कहता है जो कि क्वेश्चन में ही फिगर भी आप इसका जरूर देख लेना, ठीक है, फिगर बनाओगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है और मार्क्स कटने का चांसेस आपका कम बन जाता है, तो ये सारे के सारे फिगर में से देख करके एक बार जरूर बना लीजिएगा, और पीडीएफ है ही इसका। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उससे पहले यहाँ तक का रिकॉल करके चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, फिगर जरूर बनाइएगा। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, व्हाट आर इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स, व्हाट आर इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स, व्हाट प्रोसेस इंश्योर्स अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स अल्दाउ द जीन्स आर, कौन सा प्रोसेस आपको अमीनो एसिड्स का अरेंजमेंट में से मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और आंसर को स्टार्ट करते हैं, तो कहता है यूकैरियोटिक जीन इज स्प्लिट इनटू कोडिंग, यूकैरियोटिक जीन आपका जो होता है ना वो स्प्लिट होता है कोडिंग में, यूकैरियोटिक जीन स्प्लिट इनटू कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दो चीज़ में टूट जाता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, ठीक है। जब टूटता है तो जो कोडिंग सीक्वेंस को ही हम लोग कहते हैं एक्सोन्स, जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोन्स। और एक्सोन्स के बारे में तुम लोग को जाना था कि व्हाट आर एक्सोन्स, तो एक्सोन्स पता चल गया कि जो यूकैरियोटिक जीन होता है वो जब टूटेगा कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, तो जो कोडिंग होता है कोडिंग सीक्वेंस वही हम लोग का कहलाता है एक्सोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे, एक्सोन्स आर दोज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द मैच्योर एनए, ध्यान से, एक्सोन्स होता है वैसा जो कि आपको एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, मैच्योर आरएनए में, ठीक है। दे आर फ्लैंक्ड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और किसके द्वारा ये होता है, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस टर्म्ड इंट्रोन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस, और इसी को हम लोग नाम देते हैं इंट्रोन्स या फिर इंटरवेनिंग सीक्वेंस, ठीक है। जब हम लोग आरएनए को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ना फ्लैंक्ड और नॉन कोडिंग सीक्वेंस के साथ इन मैच्योर में, तो आपको कहलाता है इंट्रोन्स, ठीक है। विच डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, तो आगे जो है ना हमसे बोला गया था, आगे देखिएगा ध्यान से, वहां पे है स्प्लिसिंग इज द प्रोसेस, उसमें आपको प्रोसेस पूछा गया था ना, तो स्प्लिसिंग आपका प्रोसेस होता है जो कि अनवांटेड एमआरएनए रीजन को ऐसे क्या करता है, हटाता है और ज्वाइन करता है फंक्शनल रीजन से जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोडिंग के लिए। तो तीनों चीज़ हम लोग समझ गए, एक्सोन समझ गए, ठीक है, इंट्रोन समझ गया, और स्प्लिसिंग जो उसका प्रोसेस है वो भी समझ गए। तो आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन 39 में था कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के इस वीडियो का 40, बिग बैंग थ्योरी से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन में भी आप इसको पढ़े होंगे। आप बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए। कहता है व्हाट डज द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन टू अस, बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है।
तो देख मेरे भाई, बचपन से आप लोग ये पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी को, मैं उसको उतना समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये पहले भी हमारा 3 बार इसको मैंने एक्सप्लेन किया, 3 बार, ये चौथी बार हो जाएगी। तो बिग बैंग थ्योरी है हम लोग को यही बताने की कोशिश करता है कि ओरिजिन जो हुआ ना, हमारा जो यूनिवर्स बना उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वही इस चीज़ को इसको बताता है। ठीक है, ये फिर ये भी बताता है आपका सिंगुलर आपका ह्यूज एक्सप्लोजन का, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड करता है कभी कभी, उसका जो आपका गैस था वो कंडेंस हुआ ग्रेविटेशन के अंदर में, और फिर हमारा गैलेक्सीज वगैरह जो आज के दौर पर बना वो। तो इसीलिए मैं इसको तेजी से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। 41 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन वॉज द अर्थ फॉर्म्ड, व्हाट वाज इट्स कंडीशन एट दैट टाइम। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा। आपका जो हमारा जो पृथ्वी है, हमारे जो अर्थ है वो कब बना और इसका कंडीशन उस टाइम पर कैसा था। तो देखिए हमारा जो अर्थ है ना, अनुमान लगाया गया, एक्यूरेसी के साथ साइंटिस्ट ने नहीं बताया, एक अप्रोक्सीमेशन टाइम बताया है, एक अप्रोक्सीमेट टाइम आपको बताया गया है, लेकिन एक्यूरेट टाइम नहीं बताया गया है। हमारा जो अर्थ है वो अप्रोक्स जो कह सकते हैं ना, सपोज टू बी हैव बीन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, कितना